जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल धरती पर। आज हम अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था को डिस्कस करेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार देखेंगे और अर्थव्यवस्था में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं या अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण है उन पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लो कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र जो होता है, जिस तरह से हम विज्ञान में अलग अलग शाखाओं को पढ़ते हैं, उसी तरह अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। इस शाखा में हम क्या करते हैं, धन के बारे में अध्ययन करते हैं। धन के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे हम दूसरी विज्ञान की जो शाखाएं होती है, जैसे मान लो बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इसी तरह से विज्ञान की एक शाखा होती है जिसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक, जिसमें हम धन और पैसे के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अगर विद्वानों का या अर्थशास्त्रियों का मत देखें तो एडम स्मिथ की एक बहुत ही सटीक परिभाषा है अर्थशास्त्र की। एडम स्मिथ के अनुसार जो अर्थशास्त्र को क्या है, धन का विज्ञान है। ठीक, तो अर्थशास्त्र क्या हो जाएगा, जब हम आर्थिक जो भी क्रियाएं हैं उन्हें एक शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं या विज्ञान की एक शाखा के रूप में पढ़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और एडम स्मिथ की जो पुस्तक का नाम है उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। जब हम अर्थशास्त्र को किसी व्यवस्था के रूप में पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। जब अर्थशास्त्र को किसी व्यवस्था के रूप में पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक, अब इसमें अंतर क्या है कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था को हम किसी सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ते हैं, जबकि अर्थशास्त्र की जब हम बात करेंगे तो एक व्यापक अध्ययन होता है जो धन और पैसे से संबंधित होता है। जबकि अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो अर्थव्यवस्था जो होती है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सीमित जो भी संसाधन होते हैं व्यक्ति के पास, उन सीमित संसाधनों का समुचित तरीके से उपयोग करना क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम आर्थिक गतिविधियों को पढ़ते हैं। आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं, ये हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, जब हम जब हम अर्थशास्त्र को किसी व्यवस्था के रूप में पढ़ते हैं तो उसे क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक, अर्थव्यवस्था दो प्रकार की, पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र इसे कहते हैं माइक्रो या सूक्ष्म। ठीक, और जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है ये होता है व्यापक, या इसे कहेंगे मैक्रो। ठीक, इंग्लिश में। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है इसके बारे में सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका जनक किसे माना जाता है, तो एडम स्मिथ को माना जाता है। यहां से दो तरह के क्वेश्चन बन गए। अगर पूछा जाए ओवरऑल अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को, और पूछा जाए व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तब भी एडम स्मिथ को। इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, तो द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, एडम स्मिथ की है, जिन्हें अर्थशास्त्र व व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों को क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक, जब हम अर्थव्यवस्था को किसी व्यक्ति के संबंध में पढ़ते हैं, किसी संस्था की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, या मान लो घरेलू अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, किसी एक व्यक्ति के घर के संबंध में पढ़ते हैं, या किसी एक व्यक्ति के संबंध में पढ़ते हैं, या किसी एक संस्था का पढ़ते हैं, जैसे मान लो कॉलेज है, तो कॉलेज की जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाएगा, व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाएगा। किसी एक गांव की अगर अर्थव्यवस्था पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, व्यष्टि अर्थव्यवस्था हो जाएगी। इसमें हम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे कोई भी चर्चा नहीं करते हैं। ठीक, इनमें जो भी होने वाली गतिविधियां होती हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में, वो कैसी होती है, सूक्ष्म होती हैं, छोटी गतिविधियां होती हैं। होती सभी आर्थिक गतिविधियां हैं लेकिन छोटे स्तर पे होती हैं। इसमें हम राष्ट्रीय स्तर की कोई भी बात नहीं करते हैं। इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा, जैसे मान लो व्यक्तिगत आय है, किसी एक व्यक्ति की आय के बारे का जब अध्ययन करेंगे या किसी एक व्यक्ति की आय पर जब हम चर्चा करेंगे तो वो किसमें आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। जब हम किसी बाजार की बात करेंगे तो किसमें आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा।
जब हम कीमतों की निर्धारण की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मूल्य निर्धारण या कीमत निर्धारण की बात करेंगे, वो भी किसमें आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। उपभोग या मांग की बात करेंगे तो भी किसमें आएगा, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। देखो, बाजार के अंदर जो भी गतिविधियां निर्धारित हो रही हैं या जो गतिविधियां नियंत्रित हो रही हैं, जो मूल्य नियंत्रित हो रहा है, वो किस व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ये कोई अंतरराष्ट्रीय मतलब अध्ययन नहीं होता है, ये क्या होता है, क्षेत्रीय अध्ययन होता है। अगर बिल्कुल ही आसान भाषा में आप समझना चाहें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय अध्ययन हो जाएगा। मतलब इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या मान लो दूसरे देशों के साथ कोई भी संबंध पे हम इस बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं, या दूसरों देशों के साथ संबंध के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो सीधे सीधे समझ लो कि अर्थशास्त्र का जो छोटा रूप होता है उसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। जनक कौन है, एडम स्मिथ है, इनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। अब हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन एक व्यापक तरीके से करते हैं, बड़े स्तर पर जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। इंग्लिश में इसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, इसके जनक अगर आपसे पूछा जाए तो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, और इनकी पुस्तक का जो नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। दोबारा से सुन लो कि जो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, इनकी पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। समष्टि अर्थशास्त्र बता दिया व्यापक तरीके के अध्ययन करेंगे। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन जो होता है वो क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था को इकाई के रूप में पढ़ते हैं, या कह सकते हैं किसी देश की जब अर्थव्यवस्था को हम पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे तो कौन सा कहलाएगा, आपका समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। ठीक, राष्ट्रीय आय की गणना होती है इसमें, बेरोजगारी का आकलन होता है, गरीबी का आकलन होता है, मौद्रिक नीति निर्धारित होती है, राजकोषीय नीति निर्धारित होती है। एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ नहीं है इकोनॉमिक्स में या अर्थव्यवस्था में, कुछ भी नहीं है, बस बड़े ही आसानी से इसके शब्दों को सीख जाओ, बहुत आसान है। सबसे सटीक आपको जो नंबर देने वाला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है, बहुत ही कम सिलेबस में और बहुत ही अच्छे नंबर प्रदान करने वाला सब्जेक्ट है। ठीक, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान भाषा में हम इस सारी चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय आय क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, मौद्रिक नीति, राजकोषीय घाटा। आगे की वीडियो में हम व्यापक रूप से इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। बस आपको क्या करना है, जुड़े रहना है, वीडियो को कंटिन्यू देखना है। इसके जो भी नोट्स होंगे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए जाएंगे, वहां से आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अर्थव्यवस्था की क्रियाएं की। ठीक, तो ये तो आपकी अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र क्या हो गए, प्रकार हो गए। अर्थशास्त्र क्या होता है वो बता दिया। उसके बाद अर्थव्यवस्था क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है, या व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या हो जाएगा। व्यष्टि छोटा अध्ययन होता है अर्थव्यवस्था का, और समष्टि क्या होता है, व्यापक अध्ययन होता है। बस इतना सा अंतर है। अर्थव्यवस्था की क्रियाएं, देखो अर्थव्यवस्था की दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक होती है आर्थिक क्रियाएं और दूसरी होती है अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं होती हैं जहां भी पैसे का लेन देन होगा, वो सभी क्रियाएं कौन सी होंगी, आर्थिक क्रियाएं होंगी। जहां भी पैसा आ रहा है जा रहा है, मतलब जिस भी क्रिया में पैसे की बात होगी, आर्थिक क्रिया। और जो भी क्रिया तुम्हारे द्वारा की जा रही है उसमें अगर पैसे की कोई बात नहीं हो रही है तो कौन सी क्रिया होगी, अनार्थिक क्रिया होगी। ठीक, आर्थिक क्रियाओं में आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लो उत्पादन है, तो वस्तु के उत्पादन के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, धन की आवश्यकता पड़ेगी, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, ऐसा तो नहीं कि हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे हो उसके लिए किसी चीज की मतलब धन की आवश्यकता ना पड़े, संभव ही नहीं है। तो उत्पादन कैसी क्रिया हो जाएगी, मान लो इस तरह के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपसे वन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछता है। बस दिक्कत क्या होती है कि वो शब्द जो उसमें दिए होते हैं वो हमारे समझ में नहीं आते हैं, तो उन शब्दों को हमें सटीकता से समझना है। उत्पादन कैसी क्रिया है, आर्थिक क्रिया है, क्योंकि उत्पादन के लिए हमें कभी किसी न किसी प्रकार से किसकी आवश्यकता पड़ती है, धन की, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, किसी भी प्रकार से हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। उपभोग, जब भी हमें वस्तु के उपभोग होगा, तो वस्तु का उपभोग हम अगर करेंगे तभी वस्तु का उपभोग कर सकते हैं जब हमारे पास पैसा होगा। उपभोग का मतलब है ग्रहण करना। ठीक, तो किसी वस्तु को ग्रहण करना है, जैसे तुम्हारी आवश्यकता किसी वस्तु की है, जैसे मान लो तुम्हें पिज्जा खाना है या बर्गर खाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो उपभोग किस तरह की क्रिया हो जाएगी, आर्थिक क्रिया। देखो बहुत ज्यादा इसमें, जैसे मान लो उपभोग, वैसे लग रहा है कि खाने में कौन सा
लेकिन खाने के लिए आपको कहीं ना कहीं धन खर्च करना पड़ेगा, तो उपभोग क्या हो जाएगा। अब उपभोग किसी का भी हो सकता है, वस्तु का उपभोग हो सकता है, तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है उसका उपभोग कहलाएगा। ये मार्कर है, जैसे मार्कर का जो उत्पादन हुआ है इसके लिए किस किस की आवश्यकता पड़ेगी, तो इंक की, इसके कवर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक, इसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, तो उत्पादन के लिए भी तो पैसे की आवश्यकता है। उसके बाद हमारी आवश्यकता क्या है, मार्कर है, तो इस मार्कर की जो आवश्यकता है वही क्या कहलाएगा, उपभोग कहलाएगा। और जो उपभोग है, इस उपभोग के लिए भी आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, धन की आवश्यकता पड़ेगी, वरना मार्कर आप खरीदेंगे कैसे, उपभोग हो जाएगा। निवेश, देखो निवेश क्या होता है, जब कोई आर्थिक गतिविधि चल रही होती है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ावा करने के लिए जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। इसे इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, और उस धन की आवश्यकता को क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। या जो तुम लाभ प्राप्त कर रहे हो, लाभ में बढ़ोतरी करने के लिए खर्च किया गया धन क्या कहलाता है, निवेश। बहुत आसान, लाभ में बढ़ोतरी करने के लिए खर्च किया गया धन क्या कहलाएगा, आपका निवेश कहलाएगा, ठीक। उसके बाद आता है विनिमय। देखो वस्तु का आपने उत्पादन किया, एक होता है उत्पादन करने वाला और दूसरा होता है उपभोग करने वाला, ठीक। उत्पादन करने वाला जो होता है, उत्पादन सार्थक तभी है जब उस वस्तु का उपभोग करने वाला कोई हो। जो भी उत्पादक व्यक्ति है उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, उपभोक्ता की आवश्यकता होगी। जैसे मान लो ये मार्कर की अगर आवश्यकता नहीं होती तो इसके उत्पादन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, उत्पादन बंद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक। या उत्पादन होगा ही क्यों, क्योंकि वस्तु हमेशा उत्पादित क्यों होती है, मांग के आधार पर होती है। जब इस मार्कर की मांग ही नहीं होगी तो कंपनी इसका उत्पादन क्यों करेगी। तो उत्पादन और उपभोग ये दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। उत्पादित जो वस्तु होती है, उत्पादक करने वाला जो व्यक्ति होता है, उस वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए आपको दिखाई देगी वितरण प्रणाली, ठीक। जो भी वस्तु उत्पादित हुई है उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता है, वितरण प्रणाली की। तो आप कहेंगे इसमें कौन सा पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। जब भी आप कोई सामान ऑर्डर करते हैं, कोई भी वस्तु आप मंगाते हैं, जो हमारी जो भी वेबसाइट वगैरह है, ऑनलाइन वेबसाइट से कोई भी, जैसे मान लो अमेजोन से तुम्हें कुछ मंगाना है, ठीक, तुमने अमेजोन से एक वॉच मंगाई, आप जो पैसा पे कर रहे हैं वो दोनों के रूप में पे कर रहे हैं। एक तो लाने के लिए पैसा पे कर रहे हैं जो वितरण है, ठीक। तो अमेजोन जो कंपनी है वो खुद का कोई भी प्रोडक्ट निर्माण नहीं कर रही, प्रोडक्शन नहीं कर रही, उत्पादन नहीं कर रही, वो क्या कर रही है, केवल वितरण का काम कर रही है। और केवल वितरण से क्या कर रही है, धन कमा रही है, क्योंकि आपको क्या देना पड़ता है, वितरण का या जो मंगाने का चार्ज देना पड़ता है,